तो मेरे अजीज स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैर वाफियत से होंगे और बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में आप अपने पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो आज बाबू हम लोग पढ़ने वाले हैं कंटिन्यू करते हुए दरक्षा बुक की चैप्टर 28, है ना। और ये भी चैप्टर 1 शॉट के रूप में हम लोग इसको मुकम्मल करेंगे। और कल का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था, है ना। भर भर के आप लोग कमेंट किए थे, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप लोग जो है बहुत अच्छा हौसला दिए और जुड़े रहे। लेकिन कुछ कुछ बच्चे साथ नहीं दिए, मतलब चले गए, है ना। तो खैर कोई बात नहीं, है ना। और सभी लोग आ गए हैं अभी माशाअल्लाह। और जो लोग सलाम कर रहे हैं उन लोगों को बाबू वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, है ना। तो आप सभी को जो लोग सलाम किए जवाब तो मिल ही गया। एक बार सभी लोग बताएंगे कि आवाज़ वगैरह सब चीज़ें तो क्लियर है ना। सभी लोग एक बार जरा कंटिन्यू बता देंगे कि सब चीज़ें तो क्लियर है ना। जैसे सभी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, जैसे मुसब्बिर आलम, MD जैद अहमद, है ना, फुरकान अहमद, रेहान, है ना। उसके बाद शम्मा परवीन, निकहत परवीन, राशिद, सबीला, जीनत परवीन, रमा जी, है ना, अरमान आलम, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं माशाअल्लाह, है ना। क्लियर है? यस सर, आपकी क्लियर हो गया, है ना। प्लीज सर एक शायरी बोलिए उस पर। नहीं अभी नहीं, अभी चुपचाप क्लास करो। क्लियर है ना, सब चीज़ें क्लियर है सर। इतना अच्छा लगा बताने के लिए, लाइफ नहीं, लफ्ज नहीं है। अच्छा, ओहो, है क्या बात है। कल्बो जामे हुस्न की गहराइयाँ रह जाएगी, कल्बो जामे हुस्न की गहराइयाँ रह जाएगी। तू वह सूरज है, तू तो ना रहेगा, लेकिन तेरी परछाइयाँ रह जाएगी। तो आज ये कोई अलग से शेर नहीं बोले भैया, आज यही चैप्टर आपको पढ़ाना है। हाँ, और MD दानिश शाह साहब भी है माशाअल्लाह, है ना। और एक तो परेशान है कि सर आपकी शादी हो गई। अरे शादी कहाँ हुआ है, अभी शादी नहीं हुआ है। हम किसी को पसंद नहीं तो शादी कैसे करेगा हमसे कोई, है ना। इसीलिए शादी नहीं किए हैं, कोई हमें पसंद नहीं करता है ना। तो शादी वादी के बाद छोड़ो और सीधे पढ़ाई पर ध्यान दो, है ना। तो आज जो ये दोनों गज़लें हम लोग पढ़ेंगे हसन नईम की, और आपको पता है कि कितनी बढ़िया है। कल्ब यानी के माने होता है बाबू, कल्ब के माने होता है दिल, है ना। कल्बो जामे हुस्न की गहराइयाँ रह जाएगी, तू वह सूरज है, तेरी परछाइयाँ रह जाएगी। फसाने गम का कोई गम गुसार हो तो कहें, ये दोनों गज़ल हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हसन नईम के बारे में जानेंगे, उसके बाद जो है ना गज़ल समझेंगे। और हसन नईम के बारे में ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? हाँ, 10 से 20 चैप्टर 1 शॉट कब होगा? बहुत जल्द होगा। आवाज थोड़ा फट रहा है। क्लियर है? नहीं फटेगा, अब नहीं फटेगा बाबू। हाँ, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग क्लास में। ऐसा थोड़ी है सर, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ओहो, सर नॉन हिंदी की तैयारी, हाँ बिल्कुल नॉन हिंदी भी होगा बाबू। तो चलिए शुरू करते हैं बाबू। और यहाँ ध्यान दीजिए क्लास पे, ठीक ना। हसन नईम बाबू, है ना। हसन नईम असल नाम सैयद हसन था। ये जो जो लाए हैं बस इतना ही है, और ये सारा के सारा इंपॉर्टेंट है, और गोल घेरा नहीं घेरना है जो आपको दिया है। हसन नईम के नाम से मशहूर हुए। वह 8 जनवरी नहीं बल्कि बाबू 6 जनवरी, है ना, 6 जनवरी 1924 को पटना में पैदा हुए। एक बार जल्दी बताएंगे कि कौन कौन शायर है जिनकी पैदाइश पटना में हुई है, तब हम समझ जाएंगे कि कल जो परसों मैराथन किए थे वहां आपको सर भर भर के जो है ना आपको याद करवाए थे। क्लियर है ना? नहीं बाबू, आपसे नाराज क्यों रहेंगे मेरे अजीज स्टूडेंट, है ना। आप लोग मेरे अजीज है, मेरे प्यारे हैं, है ना। तो आप लोगों से नाराज कैसे रहेंगे। और वह गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली के डायरेक्टर भी रहे। तो डायरेक्टर किसके रहे? गालिब इंस्टीट्यूट के। और उनका इंतकाल 22 फरवरी 1991 ईस्वी को हो गया। तो हसन नईम के बारे में सभी को इतना याद रखना है। क्लियर है ना? हाँ, 6 जनवरी 1924 हम वहां कर दिए हैं, 8 जनवरी नहीं होगा, ठीक ना, 8 जनवरी नहीं होगा। क्लियर है?
सुहेल अजीमाबादी, सैयद मोहम्मद मोहसिन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ कुछ बच्चे बहुत अच्छे पढ़ाई करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है ना। और माशाल्लाह सभी का जवाब आ रहा है कि सर सुहेल अजीमाबादी, सैयद मोहम्मद मोहसिन, इनकी पैदाइश जो है सर सभी की पटना में हुई है ना। हम्म, चलिए आगे की ओर बढ़े। तो अब हम लोग, हाँ अब बाबू हम लोग गजल की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। गजल पे आप लोग ध्यान दीजिएगा और गजल में क्या कहना चाह रहे हैं, है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा तो आप लोगों को जो है ना बहुत अच्छा समझ पाइएगा और इसमें भी आपको बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हसन नईम अपने दर्द भरी जिंदगी को यहाँ बयान कर रहे हैं कि किस तरह से उनकी जिंदगियां में दर्द थी, है ना। वो अपने दर्द को हसन नईम इस गजल में पिरोए हैं और बता रहे हैं कि मेरा दर्द कैसा था। क्लियर है सर? मैराथन में तो मजा ही आ गया था। अच्छा, ओहो, चलिए क्लियर है। एक बार सभी लोग बताएंगे। अब हम लोग गजल की ओर बढ़े ना, जल्दी बताइए सभी लोग, गजल सुनने के लिए तैयार हैं आप लोग? तो एक बार कौन कौन लोग किताब खोल के बैठ गए हैं जल्दी से बताइए, देखते हैं कि कितने लोग जो है ना गजल सुनने के लिए किताब खोल के बैठे हैं मिलाने के लिए। बताइए सर, तराने के साथ। बाबू हर चीज तराने के साथ नहीं हो सकती है ना, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। सर मैं आ गई, हाँ आप आ गई, हम देख लिए। आने के बाद जनाब नहीं, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। चलिए, सर तो कोई नहीं, अपने पास किताब रखिएगा, मिलाइएगा, नहीं भी तो हम पढ़ेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। देखिए बाबू, पर कल्बो जामे हुस्न की गहराइयां रह जाएगी, तू वह सूरज है तेरी परछाइयां रह जाएगी। इसमें हसन नईम कह रहे हैं बाबू, कल्ब के माने होता है बाबू दिल, और जानते हैं दिल, ये कल्ब के माने दिल तो है, लेकिन असल में कल्ब के माने होता है बाबू बदलने वाली चीज, है ना। और दिल है सभी के बदल जाते हैं, है ना, दिल एक जैसा नहीं रहता है ना, और दिल बदलते रहता है। तो कल्ब के माने ही ये बदलने वाली चीज। पहले गजल का मिसरा को क्या कहते हैं सभी को पता है, मतला कहते हैं। जल्दी बताइए आखिरी शेर को क्या कहते हैं? तो बाबू, कल्बो जामे हुस्न की गहराइयां रह जाएगी, तू वह सूरज है तेरी परछाइयां रह जाएगी। इसमें हसन नईम कह रहे हैं बाबू कि कल्बो जामे यानी कल्ब यानी दिल, दिलो जान में तेरी याद रह जाएगी, तू सूरज जैसा है, सूरज तो डूब जाता है लेकिन क्या बताएं तेरी यादें मेरी दिल से नहीं जाती है ना। तो तू वह सूरज है तेरी परछाइयां रह जाएगी, कल्बो जामे हुस्न की गहराइयां रह जाएगी, है ना। कल्ब के माने दिल, हुस्न जहां में यानी कल्बो दिलो जान में तेरी हुस्न की, तेरी खूबसूरती की, तेरी चाहत हमेशा से है मेरे दिल में, तू वह सूरज है ना, तेरी परछाइयां रह जाएगी। तो पहला मिसरा आप लोग समझ गए, क्लियर है? हाँ, गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। आगे दूसरा बाबू क्या कहा जा रहा है? अहले दिल को याद सदियों आएगा मेरा जुनू, शोहरतें होंगी फना रिसवाइयां रह जाएगी। इस मिसरे में कितना बढ़िया कह रहे हैं हसन नईम कि हमको लोग जो है याद रखेंगे, लेकिन किस बिना पे पता है? मेरी शोहरतें को भूल जाएंगे, और मेरी जो है ना शोहरतें को भूलकर असल में वो किस चीज से याद रखेंगे? तो लोग मेरी बदनामियां, मेरी रुसवाइयां, मेरी जो है ना कमियां, मेरी गलतियां को लोग जो है ना ढूंढ ढूंढ कर हमें याद करेंगे। तो हसन नईम कह रहे हैं कि भले ही लोग हमें हमारी शोहरत की वजह से ना याद करके हमें याद तो करेंगे, लेकिन याद वो करेंगे कि हमारी गलतियां और हमारी जो है ना रुसवाइयां पर लोग हमें याद करेंगे। इसलिए इसमें कह रहे हैं कि अहले दिल को याद सदियों आएगा मेरा जो वफा है लोगों के साथ, है ना। हमको लोग तो याद करेंगे लेकिन तारीफ के बिना पर नहीं, बल्कि बदनामी यानी रुसवाइयां रह जाएगी। आगे बढ़ते हैं बाबू। गुफ्तगू तुझसे करेंगी मेरी गजलें सुबह व शाम, तेरी खलवत यानी तन्हाई, मेरी तन्हाइयां रह जाएगी। कह रहे हैं इसमें बाबू मेरी गजलें, है ना,
तुझसे करेगी गुफ्तगू, जो मेरी गजल है वो तुझसे करेगी गुफ्तगू, क्योंकि है ना तेरी खलवत में, जब तुम तन्हाई में रहोगी तो ऐसे में अकेले रहोगी तो बता दे कि मेरी जो गजलें हैं वो गजलें जो मैं छोड़ कर गया हूं वो गजलें तुमसे गुफ्तगू करेंगी, और उस वक्त तुम्हारे पास कोई चीज नहीं होगी तो तुम मेरी गजलों से ही गुफ्तगू कर लेना। तो ये हसन नईम कह रहे अपने महबूब के बारे में, महबूबा के बारे में कि क्या बताएं कि तुझसे करेंगी मेरी सुबह व शाम, यानी सुबह शाम जो है ना मेरी गजल तुझसे बात करेगी, कब? जब हम ना रहेंगे तब। आगे की ओर बढ़ते हैं ना। मैं निकल जाऊंगा अपनी जुस्तजू में एक दिन, बज़्मे यारा में ख्याल आराइया रह जाएगी, है ना। इस शेर का मतलब क्या है बाबू? मैं निकल जाऊंगा, कह रहे कि मैं अपने जुस्तजू के माने बाबू क्या होता है? तलाश। जुस्तजू के माने क्या होता है बाबू? तलाश होता है। कह रहे कि मैं निकल जाऊंगा अपनी तलाश में, बज़्मे यारा में ख्याल आराइया रह जाएगी। इसमें वो कह रहे हैं कि मैं एक दिन अपने ही तलाश में निकल जाऊंगा, तब मेरे दोस्त सब क्या करेंगे? मेरे दोस्त जो है ना हमको याद रखेंगे, किस लिए? कि वो इसलिए याद रखेंगे और खोजेंगे मुझे, कहेंगे एक था दीवाना और वो दीवाना कहाँ चला गया। इसलिए कह रहे हैं कि हसन नईम बज़्मे यारा, है ना, बज़्मे यारा में ख्याल आराइया रह जाएगी। मेरे दोस्त एक दिन जो है ना मुझे तलाश करेंगे लेकिन मैं नहीं मिलूंगा उनको, और वो मुझे ढूंढेंगे लेकिन मैं तो निकला हूंगा जो है ना अपने ही तलाश में, जुस्तजू में एक दिन। तो ये भी समझ गए होंगे। दूर तक कोई ना होगा नगमा संजू में नईम, नईम ये आखिरी में अपना इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाबू क्या हो जाएगा? मक्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? मक्ता हो जाएगा, है ना। इतना रिक्वेस्ट मत कीजिए। क्लियर है? मेरी शादी की आपको चिंता क्यों हो रही है भैया? असल में जो है अभी एक मेरे बड़े भाई है वो आपसे मजाक कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग जो है तो एक ही चीज एक ही बार में लग जाते हैं। तो देखिए, दूर तक कोई ना होगा नगमा संजू में नईम, कह रहे हैं कि दूर दूर तक, है ना, कोई नहीं होगा। नगमा यानी गीत गाने वाला, है ना, एक मैं ही था जो लोगों को सुनाया करता था। दूर दूर तक कोई ना होगा नगमा यानी गीत सुनाने वाला, संजू में नईम, बस चमन में याद की पुरवाइया रह जाएगी। कह रहे हैं कि चमन यानी बाग में, बाग में क्या रहेगा? तो बाबू बस बाग में एक जो है ना हल्का सा पुरवाइया रह जाएगा। कोई उस वक्त जो है ना गीत सुनाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं था तो लोगों को सुना दिया करता था। ऐसे में लोग जो है हमें याद कर रहे हैं, अब मेरी बुराइयों की वजह से अच्छाइयों को भूल गए हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि दूर तक कोई ना होगा जब हम भी चले जाएंगे नईम, है ना, बस चमन में, बस बाग में, बस माहौल में मेरी जो है ना एक हल्का सा उसकी हवा रह जाएगी, पुरवाइया रह जाएगी, है ना। तो उम्मीद है कि एक बार बताएंगे सभी लोग। पहला गजल समझ में आ गया? जल्दी से बताइएगा कि पहली गजल जो है आप लोग समझ गए। दूसरी गजल की तरफ बढ़ा जाए। नहीं मेरे बाबू, आपको इग्नोर कहेंगे, क्यों करेंगे? मेरी अजीज स्टूडेंट, आप सबसे प्यारी और अच्छी स्टूडेंट है, आपको क्यों इग्नोर करेंगे, है ना। आप तो दिलों में बसती हैं, आपको कैसे इग्नोर करेंगे? समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम उस्ताद जी। अगला गजल सुनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। दूसरा गजल ध्यान दीजिएगा। गजल में पता है ना कम से कम कितने शेर बबुआ? 5, ज्यादा से ज्यादा बबुआ 17 या 19। जल्दी से कमेंट कर दो तो मेरे अजीज स्टूडेंट। अब दूसरा, फसाने गम का कोई गम गुसार हो तो कहें, कहानी दिल की कोई दिल फिगार हो तो कहें। इस पहले मिसरे में, पहले मिसरे को क्या कहते हैं बाबू? ये भी पहला है, ये नहीं ध्यान रखना कि ये पहला नहीं, ये पहला है, मतला है। और ये देखो यहाँ हसन नईम यानी ये मक्ता है। तो बार बार तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो समझ जाना, मक्ता और मतला। क्लियर है? चलिए क्लियर है सर। हम पर भी ध्यान दीजिए, आप पर तो ध्यान ही है। चलिए इधर सुनिए बाबू। कह रहे हैं फसाने गम का कोई गम गुसार हो तो कहे, कह रहे हैं कि मेरी कहानी
हम उससे कहते तो शायद वो लोग समझ जाते। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मेरी कहानी जो है बबुआ उस वैसे आदमी को बताऊं, फसाने गम का कोई गम गुसार हो, तो कह रहे हैं कि मैं उस शख्स के बारे में अगर मैं किसी, मतलब एक होता है ना कि अगर मेरा दिल के हाल कोई जानता है, ठीक है, तो अगर मैं उससे बात कहूंगा तो मेरी बात को समझेगी, है ना, या समझेगा, है ना। लेकिन अगर जो मेरा बात ही को नहीं समझेगा, मैं ऐसे में उससे अगर कुछ कहूंगी या कहूंगा तो वो नहीं समझ पाएगा, ठीक ना। तो इसमें कहने की कोशिश कर रहे हैं कि फसाने गम का कोई गम गुसार हो, तो कह रहे हैं मेरी जैसे तकलीफ किसी को गुजरा होगा और उस तकलीफ से जो लोग गुजरे होंगे वही मेरी कहानी को, मेरे दिल को, मेरी जो है ना आहट को सुन पाएंगे, समझ सकेंगे। ऐसे में अगर हम किसी से अपना बात को कहेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मेरी कहानी को वही समझेगा जो मेरी तरह होगा, है ना। फसाने गम का कोई गम गुसार हो तो कहें, है ना। तो ये वो कह रहे हैं, ठीक है। वहां यकीन के खुद ही कहेंगे हरफे जुनू, यहाँ या फिक्र फिजा साजगार हो तो कहे। इसमें कह रहे हैं कि वहां यकीन है कि खुद पर कि मेरा जो हर्फ है, मैं जब बोलूंगा तो उसको फिक्र होगा, साजगार हो तो कहे। कह रहे हैं कि कोई ऐसा होगा जो उसके कलम से, उसके साजगार से हो तो कहेगी, है ना। वहां तो यकीन है, मुझे खुद पर यकीन है, लेकिन मैं क्या बताऊं कि मुझे जो है उस पे यकीन है और उसको जो है ना किसी और पे यकीन है। मुझे उसकी फिक्र है लेकिन वो जो है और किसी के फिक्र में है। तो इसलिए ये बात कर रहे हैं कि मुझे तो खुद पे यकीन है लेकिन उसको जो है ना हम पे ही यकीन नहीं है। जुनू की कौन सी मंजिल में मिल रहा है सुकू, कह रहे कोनो मंजिल में जुनू के सुकू कहां मिलेगा। हम तरह के कोई बेकरार हो तो कहे, कह रहे कि मेरा दिल बेकरार है, मेरा दिल सुकून नहीं मिलता है, मैं तो उसी को ढूंढता हूं। लेकिन क्या बताएं मेरी बेकरारी को कैसे कोई समझेगा, समझने लायक रहे तब तो। कहीं फसाना हिजरा में रबते जिक्र वफा, कह रहे हैं कि मेरी जो है कहानी है हिजरा, मेरी जुदाई उससे है जो ताल्लुकात था, है ना, जिक्र रबते वफा, उससे वफा था लेकिन किसी अब ना तुम्हें इंतजार रहा हो तो कहे। वही बात कह रहे हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत किया था तो तुम्हारा इंतजार था, तुम्हारे जुदाई में तुम्हारे हम तुमसे वफा किए थे और तेरा जिक्र वफा हो, तेरा जिक्र हो। ऐसे में अगर हम कहीं रहे, अगर हम तुमको इंतजार करें लेकिन तुम जो है किसी और के इंतजार कर रही हो। इसमें छेड़ा ना हमने फसाने शबे गम यानी रात के गम। कह रहे कि मैं अपना गम कभी नहीं छेड़ता, अपनी कहानी किसी को नहीं सुनाता, लेकिन उनकी शाम भी कुछ 100 गवार हो तो कहे। कह रहे कि अब क्या बताएं कि मेरा जो दिन है, शाम है, सुबह है, ऐसे गवार है, ऐसे दिन को काट रहे हैं कि अब हमें जो है ना शबे गम भी बर्दाश्त से बाहर है, यानी रात के गम भी नहीं अब सहा जाता है। वह मुस्कुराए के बरहम हुए गुजारिश पर, कह रहे हैं कि वह मुस्कुरा दे तो नाराज, बरहम यानी परेशान, एक तरह से कह सकते हैं नाराज हुए गुजारिश पर, जो अपनी आंखों पे कुछ एतबार हो तो कहें। कह रहे कि अपने आप पे तो कुछ यकीन नहीं, अपने आंखों पर ना ही किसी चीज पर, तो दूसरे को क्या बताएं। कहानी दौरे जुनू की कहीं तो किससे नईम, कह रहे मैं अपनी कहानी किससे कहूं, है ना, कोई नईम जैसा रहे तब तो, है ना, जहां में हमसा कोई गम शार हो तो कहे। कह रहे बस मेरे जैसा कोई शेर कहने वाला, मेरे जैसा कोई गम गुसार रहे तो कोई कहे तो बताए, लेकिन मेरे जैसा तो कोई है नहीं। अब आपको लग रहा होगा कि नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, यहाँ देखो, यहाँ समझ जाओगे, सब यहाँ समझ जाओगे और बिल्कुल जो है ना तुमको आसान तरीका से समझ में आ जाएगा। जब ये वाला तुमको हम पढ़ेंगे तो ऐसे ही समझ जाओगे और उसमें क्या कहा जा कहने की वो कोशिश किए हैं, देखो जरा और सुनो। इसमें कह रहे हैं कि 5 अशआर पर मुश्तमिल इस गजल में मायूसी और महरूमी की एहसास की झलक मिलती है। मतलब हसन नईम जो है ना मायूस थे। मसलन दूसरे शेर में शायर यह कहता है कि सैकड़ों बरसों के बाद भी मेरा दीवानापन, जो मेरा दीवानापन है वो दिल वालों को याद आता रहेगा, जो जिसके पास दिल होगा वैसा दिल। लेकिन मेरी नेक नामियां मिट जाएगी, हम बताएं ना कि नेकियां उनकी मिटाकर और बदनामियां मौजूद रहेंगी, है ना। यानी मेरी शोहरत की वजह से मेरी अच्छाइयां नहीं बल्कि बुराइयां बुराइयां ही रहेगी। इसी तरह से इस शेर में मायूसी के एहसास झलक मिलती है। मतलब कह रहे कि लोग जब हम याद करेंगे हमें, तो हमें इस बिना पर लोग याद करेंगे, मेरी बुराइयां को याद कर करके लोग सही याद करें, लेकिन याद तो करेंगे, है ना। यह गजल 7 अशआर पर मुश्तमिल है। इस गजल में मुताले से एक नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि कोई शख्स अपना दुख या दर्द, है ना, अपना हाल किसी दूसरे से बयान करता है तो उसके लिए वक्त और माहौल, है ना, साजगार होना चाहिए। मतलब अपना हाल किसी को बताएंगे हम, हसरत के माने बाबू चाहत है ना, है ना, हसरत के माने क्या है बाबू, चाहत है।
तो क्लियर हो गया। इस कारण है कि क्या बताएं कि अपना दुख दर्द, अपना हाल है ना दूसरे से बयान करता है, तो उसके लिए वक्त मतलब एक माहौल, एक टाइमिंग होना चाहिए, है ना। वो शेर है ना, हर काम का एक वक्त है ए रजा, है ना, भूल गए। हर काम का एक वक्त है ए रजा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, है ना। तो हर काम का एक, अब देखो अब पूछ रहा है कि चाहत का मतलब क्या है। अब तो यही बात तुमको पूछा जाए, कहा जाए कि सर आपका नाम क्या है, इरशाद सर। इरशाद के माने क्या है सर? तो इरशाद के माने है ना किसी को जो है ना एक तरह से फरमाना, है ना, किसी को समझाना, किसी को बताना। तो आप कहोगे बताना क्या है सर, समझाना क्या है सर, है ना। कैसे पढ़ते हो? ऑनलाइन पढ़ते हो? किससे पढ़ते हो? इससे पढ़ते हो। वो कहाँ के हैं? वो किस जगह से आते हैं? अजब हाल है तुम्हारा। अब बता दिए चाहत, तो तुमको चाहत भी नहीं पता है कि क्या है। सर एक सवाल है, जो सवाल है वही पूछ लो ना। ये कौन जरूरी है पूछने का कि सर एक सवाल है, वही लिखो जो सवाल वह है। यहाँ सबका माने बताने लगे तब तो क्लियर हो जाएगा। जुनून, जुनू का मतलब देखो यहाँ दिया था बउआ, है ना, यहाँ देख लोगे, हम तुमको बताए भी थे पढ़ाते वक्त। जुनू का माने दीवानगी, दीवानापन, है ना। तो समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक तो बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। किसी दुख दर्द का एहसास सही तौर पे उसी को हो सकता है जो खुद उस दुख पे। अब बताओ ये कितना बढ़िया बात कर रहे हैं, सुनो जरा। कह रहे हैं कि अपना दुख दर्द, है ना, अपना हाले जार किसी को बयान करता, इसलिए उस वक्त का माहौल साजगार होना चाहिए। दूसरी अहम बात यह है, यह भी है कि हम बताएं भी कि किसी के दुख दर्द, है ना, किसी के दुख दर्द एहसास सही तौर पर उसी को हो सकता है जो खुद इसी दुख दर्द से गुजरा हो। अब बताओ जो जिस दुख में गुजर रहा है वो तो उसके पास दुख है, तुम तो उसके दुख जान नहीं रहे हो। लेकिन तुम सोचो जरा, अगर किसी के पास एक दुख आया हो और वो दुख से गुजरा हो, है ना, और वो उसके दुख के समझता हो, तो उससे बातें कहने में अच्छा लगता है। और उसके दुख को पता ही नहीं है और ऐसे लोगों के दुख दर्द बताएंगे किसी के बारे में, तब तो कोई उससे सुनवाई नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि दुख दर्द गुजरा हो। चुनांचे मक्ता में शायर कहता है कि दीवानापन के जमाने में कहानी किससे कहें, है ना, दीवानापन जो है। अलबत्ता इस दुनिया में अगर कोई हमारे जैसा ही गम का मारा और कोई हो तब तो कहें तो अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे जैसा तो कोई है नहीं, तो मैं उससे क्या कहूं, है ना। तो ये अपने देख रहे हैं कि हसन नईम अपने बारे में बता रहे हैं किस तरह से अपना दिल के आहट को बयान किए, है ना। कह रहे हैं कि गम का समझने वाला हो तो कह सकते हैं, अगर मेरी गम को, मेरे जैसा कोई दुख दर्द को समझे तब ना। नहीं भैया, आपके दुख को समझ रहे हैं, क्यों इग्नोर करेंगे मेरी अजीज स्टूडेंट। आप तो मेरी आंखों के सामने हो, कैसे इग्नोर करेंगे। उस्ताद जी प्लीज प्लीज, अब क्या कहें बताओ आपसे। क्लियर है सर? लगता है आपके रूम में फैन नहीं है बाबू, गमरी लग रही है ना। और गमरी इस वजह से लग रही है कि तुमको बताए थे कि एक स्टूडियो ऐसा भी है, असल में एक बैटरी वहां गए थे ना तो डाउन हो गया था, ठीक ना, इस वजह से। तो थोड़ा बहुत तो उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे लिए हम लोग इतना पानी क्रॉस कर करके आके पढ़ा रहे हैं, और थोड़ा बहुत तो गमरी बर्दाश्त कर ही सकते हैं, है ना, थोड़ा बहुत तो गमरी चल ही सकता है ना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सर आपके शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है तो बस वो ये पसीना बहा रहे हैं कि किसी तरह से तुम लोगों को जो है ना कामयाबी तक पहुंचा दे। क्लियर है ना। चलिए, तो समझ में आ गया। सवाल जवाब को देख लेंगे, आसान सा सवाल जवाब है बाबू। हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई? कहोगे सर पटना में, है ना। हसन नईम की इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो इंतकाल 1991 में, और मुंबई में इंतकाल हुआ। पटना में पैदा हुए और मुंबई में वफात की, याद रखोगे। हसन नईम किस मुलाजमत से मुस्तफाजा हुए? हसन नईम किस इदारा से डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे? तो गालिब इंस्टीट्यूट। अब देखो यहाँ सवाल जवाब भी है, तुम आसानी के साथ देख सकते हो, किसी तरह का कोई दिक्कत तुमको नहीं होगा। वैसे भी जितना दे रहे हैं उतना तुम जो है ना याद रखोगे, बाकी दिमाग नहीं लगाना कि ये नहीं मिला वो नहीं मिला, ठीक ना। तुम्हारे हम जान रहे हैं कि एग्जाम में तुमसे क्या पूछा जाएगा, ठीक ना। इसीलिए ज्यादा फरमाइश नहीं, उस्ताद जी का बात मानो और एग्जाम दो। पहला एग्जाम दे रहे हो, हमको पता है कि कैसे तुम लोगों को पढ़ाना है, कैसे ले चलना है। उसके बाद अगर कोई कमियां रह जाए एग्जाम बाद तो तुम हमको भरपेट सुना सकते हो, तुम्हारे पास हर एक चीज है, हम जान रहे हैं, ठीक ना। तो हम लोग कभी पीछे हटते नहीं है, भागते नहीं है किसी चीज से, ठीक ना।
तो देखो बाबू सुन लो, पहला 8 जनवरी नहीं बल्कि बाबू 6 जनवरी 1924 को पटना में पैदा हुए। उनका इंतकाल 22 फरवरी 1991 को हुआ। कहाँ हुआ? तो मुंबई में, ठीक ना, ठीक है। और उन्होंने आला दर्जे की मुलाजमत हासिल की हिंदुस्तान की वजारत खारजा से। वो वास्ता थे लेकिन मौका पर किसी वजह से वो मुलाजमत से मुस्तफ़ा हो गए, है ना, यानी रिटायर हो एक तरह से। वह गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली के डायरेक्टर भी रहे। तो समझ में आ रहा होगा बाबू। और एक सवाल यहाँ से मुख्तसर तरीन में कि हसन नईम के गज़लों के बारे में जो है ना, किस तरह से वो क्या बात की है, तो उनके गज़ल के मुताले में से महसूस होता है, मतलब पढ़ने से क्या होता है कि वह मोमिन और गालिब से भी मुतासिर हुए थे, लेकिन वह तकलीद पसंद थे, है ना, इसलिए उन्होंने अपनी राह से अलग निकाली। तकलीद कहते हैं एक तरह से होता है ना, तकलीद करने वाले लोग। तो ये हो जाएगा कैसे, खोरा खटे को पहचान करना, एक तनकीद होता है वो, है ना। तो इसके बावजूद एक मैंने पैरवी करने वाले भी समझ सकते हो। इसके बावजूद भी दर्द मंदी और हुस्न इश्क की कैफियत भी अक्सर जाहिर होती रही है, जो क्लासिकी शायरी की जान कही जाती है ना। तो बस इतना हसन नईम से याद रखोगे। और हम लोग चलेंगे अब बाबू कहाँ, तो ऑब्जेक्टिव की ओर, ठीक ना। अब हम लोग चलेंगे हसन नईम की ऑब्जेक्टिव की ओर। चलो, क्लियर है? हाँ, मेरे पास सर एक उर्दू का बुक है जिसमें आप बताए थे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, आप जो पढ़ते हैं मिलता भी है जी। बिल्कुल तुम टेंशन नहीं लो, यहाँ नहीं बल्कि एग्जाम में भी मिलेगा। सर नींद बहुत आती है, पहले बाबू भर पेट सो लो तुम। हम्म। नींद आ रही है तो क्या बताएं तुमको। चलो अब आंसर लगाओ। तशरीह वाला शॉट बताइए। तशरीह वाला क्वेश्चन जो है ना, कल्बो जामे हुस्न की गहराइयां रह जाएगी, तुम खुद कर लोगे। जब आखिरी आने दो तुमको बताएंगे कि गजल की तशरीह कैसे की जाती है। देखो हल्का फुल्का बता देते हैं, जो था ना कि पहला गजल की तशरीह कीजिए कल्बो जामे, तो तुम जो है ना बता देते हैं कैसे करोगे। अभी तुमको शेर की तशरीह बताएंगे कैसे करना है, तुमको एक एक चीज बताएंगे कि ये एग्जाम में आएगा ये नहीं आएगा। तुम हेडक मत लो, तुमसे ज्यादा हम परेशान रहते हैं कि कोई भी चीज तुमको छूटे ना, ठीक ना, कोई भी चीज तुमको छूटे ना, हम ज्यादा तुमसे परेशान रहते हैं। हाँ, नॉन हिंदी सब मिलता है सर आपका, बिल्कुल। चलो, जो पढ़ाए थे उस्ताद जी वो त्रैमासिक परीक्षा में भी आया था, अच्छा से बताए। माशाल्लाह सर, उस्ताद जी आप इतना अच्छे से पढ़ाते हैं कि मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं, तो अच्छा से पढ़ा देते हैं, है ना। आपका कमेंट क्या पढ़ें, कमेंट तो बहुत सारा आ रहा है ना, पढ़ देंगे तो एकदम जो है ना आप लोग एक दूसरे में मार कर लीजिएगा, इसलिए कुछ कुछ कमेंटें जो है ना नहीं पढ़ी जा सकती है। वो जो एक आता है एक आती है वही खाली बोलबे करता है। चलो अब ध्यान दो, है ना। हसन नईम बाबू, एक बार हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई, तो कहोगे हसन नईम की पैदाइश बाबू सभी लोग दे रहे हैं कि पटना में। और पटना में कब पैदा हुए? 1924 ईस्वी को, है ना, करेक्ट में 6 जनवरी, है ना, 6 जनवरी 1924 ईस्वी में, है ना, 6 जनवरी 1924 ईस्वी में। तो क्लियर, समझ में आ गया। आगे की ओर बढ़े ना बाबू। चलो आगे की ओर। दूसरा सवाल, हसन नईम कब पैदा हुए? अभी देखो तुमको कितना अच्छा जो है ना, ऐसे हमको लगता है कि कोई ऐसे कहीं पढ़े हो कि आगे आने वाले सवाल से पहले उसको जवाब दे देना। जैसे देखो समझो जरा, हम तुमको क्या कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। यहाँ बताएं कि हसन नईम की पैदाइश कब हुई, ठीक है, पैदाइश कहाँ हुई, आंसर तो पटना है, लेकिन यहाँ लिख दिया कि इनकी पैदाइश कब हुई, ठीक है, 1924 ईस्वी में। लो इंतकाल भी बताते 1991 में। अच्छा ये बताओ, ये टेक्निक किसी और से पढ़े हो कभी? ये जो जैसे हम पढ़ा रहे हैं तुमको, एक बार जरा बताओ कि ऐसे कोई और तुमको कहीं कभी पढ़ाया था या कभी पढ़े हो ऐसे? इतना कॉन्सेप्ट आगे पीछे के दे देना, एक दूसरे से जो है ना बता देना मिलकर, कभी ऐसे सुने थे? जल्दी बताओ। ये असल में यही पढ़ाने के तरीका होना चाहिए। असल में बच्चे का जो जेहन तेज करने का सबसे अच्छा उपाय यही है, तो उसको जितना आप आगे पीछे को बोलिएगा बच्चा को याद रहेगा, ठीक ना। हाँ पढ़े हैं लेकिन इरशाद सर से। अच्छा गजब मजाक कर लेते हो, अच्छा खासा। आपसे पढ़े हैं किसी और से नहीं सर जी? अच्छा चलो ठीक है।
नो सर, है ना। तो ऐसे क्या होता है, बच्चे को याद हो जाता है बहुत कुछ। अब देखो हसन नईम की पैदाइश 1924 ईस्वी में, ठीक है। अब हम यहाँ इंतकाल भी बता दिए कि 1991 में इंतकाल हुआ। पैदा हुए पटना में, है ना, पैदा हुए पटना में, वफात किया कि मुंबई या बम्बई कह सकते हो। तो आसान तरीके से समझ रहे हो, मतलब कि देखो ये वही पढ़ा सकते हैं शख्स जिनको सारा कॉन्सेप्ट सारा चीज याद हो, और हमको तो याद है ना। हम तो ऐसे ही पूछोगे कोई भी प्रश्न तो बता देते हैं, झांकने उकने की इधर उधर ताक के पढ़ाने की आदत नहीं है हमारा, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 3, हसन नईम किस मुलाजमा से मुस्तफा, एक तरह से इस्तीफा कह सकते हो, वजीर दाखिला, प्रोफेसर, वजारत खारजा या डॉक्टर, जल्दी बताओ। बेदी का भी वफात मुंबई में हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वजारत खारजा हो जाएगा, और राइट आंसर जिम दे रहे हैं आप लोग, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर बाबू 4, हसन नईम का असल नाम सैयद हसन, सैयद अली, सैयद हुसैन या सैयद सद्दाम। तो क्या आंसर हो जाएगा बाबू, सैयद हसन, ठीक ना। और आप लोग आंसर दे भी रहे 4 नंबर के भी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हसन नईम की वफात देखो कई बार बताए, पटना में पैदा हुए 1924 में, 1991 में मुंबई में वफात किए। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू, सवाल नंबर 6, हसन नईम की वफात कहाँ हुई, है ना। पैदा हुए पटना में, वफात किए मुंबई में। तो मुंबई यहाँ लिखा है बाबू, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो मुंबई डबल है क्या, दिल्ली है पटना है, नहीं बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये जो है दिल्ली में किसका इंतकाल हुआ बता दोगे, पटना में किसका इंतकाल हुआ। पटना में वो पैदाइश हुआ सुहेल अजमवादी के, सैयद मोहम्मद मोहसिन के, और सैयद मोहम्मद मोहसिन के ही, मोहसिन साहब के ही जो है ना दिल्ली में वफात हुआ था, कब, 2002 में। तो ये पीछे वाला चैप्टर 2 लगभग देखो इतना तक रिवीजन तुमको मिलता है कि हाँ आ जाएगा। पटना में पैदा हुए सैयद मोहम्मद मोहसिन, और इनका जो है ना पैदाइश 1910 में। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7, कल्बो जामे हुस्न की गहराइयां रह जाएगी, तू वह सूरज है तेरी परछाइयां रह जाएगी। क्लियर है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर बाबू ये 8 नंबर, फसाने गम का कोई गम, गुसार, ख्याल, फसाना या पनाह। अलग से दिया है तो फसाने गम का कोई गम, गुसार, गम गुसार हो तो कहे, और राइट आंसर बाबू ये हो जाएगा। 1-2 आएगा तो ये सबसे कोई टेंशन नहीं लेना। गजल वाला चैप्टर में जितना पढ़ा रहे, जितना आ रहा है ठीक है, समझो उतना, उस पे इसमें फोकस नहीं करो। फोकस किस पे करना है तुमको हम बता देंगे। तो यहां तक तुमको जो 8 तक सवाल था हम कंफर्म करा दिए, रिवीजन हो गया है ना। सर बुक कितना 8 भाई, इस चैप्टर तक तो हम लोग पहुंच गए हैं। तो उसके बाद हम लोग परवीन शाकिर, इरफान सिद्दीकी, उसके बाद जफर गोरखपुरी, सलाम मछली शहरी। यानी अगर देखा जाए इसके बाद तो और कितना चैप्टर बचा है बाबू, एक है ना, 1 2 3 4 चैप्टर और बचा हुआ है। तो 4 चैप्टर वो भी जो है ना बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। और ये खत्म होने के बाद तब तो जो है अच्छा अच्छा आपको याद होगा, है ना। अंग्रेजिया बाबू, वातुर्क के किनारे, सूरज का घोड़ा, है ना। अंग्रेजिया जब दूसरा बुक पढ़ाएंगे तो आप हंसते हंसते जो है ना पेट अपना दुखवा लीजिएगा, लेकिन खूब लोटपोट के हंसीएगा। अंग्रेजिया बाबू सबसे ज्यादा हंसी वाला कहानी अफसाना है, और जब आपको सुनाएंगे तो बहुत मजा आएगा सुनने में। सर आप तो बहुत जल्द उर्दू खत्म कर दिए। हाँ तो मेडल नंबर 1 पे है ना। आपको क्या करे, प्राइज दे, बताइए क्या आपका बात को क्या कहें, इग्नोर कर रहे हैं, कौन सा बात को इग्नोर कर रहे हैं मेरी अजीज स्टूडेंट परवीन जी। हाँ जल्दी बताइए। हाँ उधर से ना नॉन हिंदी 13 चैप्टर तक पहुंचा होगा, उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक ना। तो एक बार बताएंगे कि किसी तरह का कोई डाउट कोई दिक्कत है तो यहाँ आप पूछ लीजिए। अभी हम आपके सामने जो है ना 4-5 मिनट रुक रहे हैं, 15 हो रहा है, मतलब 2 या से 3 मिनट रुक रहे हैं, है ना। जल्दी से बताइए किसी तरह का कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत है। जल्दी बताइए। सर आपके क्लास में आने के बाद हंसना पड़ता है, मजा आता है, कितना भी मूड ऑफ हो। ओहो।
सर एक गजल सुनाइए। गजल तो आपको सुनाए हैं बहुत सारा। जाइए। राजेंद्र सिंह बेदी के पैदाइश कब हुई बाबू? राजेंद्र सिंह बेदी के पैदाइश 1915 ईस्वी लाहौर में पैदा हुए। सर एक बात सुनाए। हाँ सुनाइए, सुन रहे हैं। बस एक बात सुनाए, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बस हो गया। आप एक महान शिक्षक है। चलो यही सब बचा था तुम लोग को सुनने के लिए। हम पूछ रहे हैं किसी तरह कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं ना है? तो तुम लोग महान शिक्षक हैं, तो ये शिक्षक हैं। सर एक बात कहें? हाँ कहो। सब हाल है। नो प्रॉब्लम उस्ताद जी। बैक लोग कैसे खत्म करें? देखो बाबू हम एक बता दे रहे हैं बाप, जो आप परेशान है कि जो हमारा पीछे का है ना, जो हमारा पीछे का छूट गया है वो कैसे करें? देखो हम आपको बता रहे हैं, 2 मिनट के अंदर जो समझ जाओगे समझ जाओगे। देखो हम बता देते हैं अच्छा सा एक उपाय। सब लोग परेशान है कि जो छूट गया उसको कैसे करें। देखो हम बता देते हैं, कोई एक दो बच्चा कह रहा है तो उसको हम अच्छा सा तरकीब बता देते हैं। बाबू आप अपने जिंदगी को मात्र जो है ना अभी 3-4 दिन 3-4 दिन रात को दे दीजिए, मतलब त्याग दीजिए, सोइए मत ना। कभी तो हमारा भी ऐसा मौका था कि आपको बता दे कि रात में अगर पढ़ने बैठे थे तो ना तो सीधे नमाज पढ़ के उठते थे और नमाज फजर की पढ़ के सोते थे। तो ना जाने कई रातें हम ऐसे दिए हैं। तो तुम जो है अगर बैक लुक लग गया है तो जरा गौर करो कितना लेक्चर होगा, है ना। अपने जिंदगी के अहम टाइम जो है 4 से 5 दिन, 4 से 5 रातें, 4-5 घंटा, 6-6 घंटा, कभी 7-7 घंटा दे दो। कई को लेक्चर होगा? मान लो अगर 12-13-15 लेक्चर छूटा होगा, 20-25-50 मान लो। एक दिन में तुम 5 करोगे, 5 में 50 गुणा करने तो तुमको आता है अच्छे तरीके से। तो तुम बैक लोग जिस तरह से कहते हो कि पीछे का छूट गया है, कुछ नहीं करो। तुम अपने जिंदगी में कुछ समय दो, रात को ऐसा दो कि जो उस रात में क्लियर करके ही उठेंगे। अपना सपना बना लो और ऐसा पढ़ाई करो कि हाँ कि एक बार जो है ना खत्म हो जाए तो बस खत्म हो जाए। अब लोगों की वजह से पीछे मत जाना। समझ में आ गया? उर्दू का किंग ऑफ इरशाद सर जी। तो सबसे आसान बाबू तरकीब यही है कि रात में 12 घंटे होते हैं, है ना। लेक्चर तुम्हारा मान लो कोई 1 घंटा से ज्यादा तो नहीं होगा किसी का भी, है ना। तो मान लो अगर 6 वीडियो छूटा है तो तुम 6 वीडियो पे देते हो समय। एक दिन तो तुम्हारा कभी मैथ का क्लियर हो जाएगा, कभी उर्दू का क्लियर हो जाएगा, कभी नॉन हिंदी का, कभी है ना इंग्लिश, तो कभी क्या तो कभी क्या, आसानी के साथ कर सकते हो। तो ये आप अपने में टारगेट अपना बना लीजिए, और हम लोगों का नाम भी है टारगेट बोर्ड। तो टारगेट अपना सेट करिए और मात्र 10-15 दिन अपने जिंदगी को परेशानियां में मुब्तला। परेशानियां कि आप जितना पढ़िएगा उतना आपके पास तजुर्बा होगा, उतना आपका माइंड तेज होगा। तो बस हम आपसे यही कहेंगे कि जिसका जिसका जो जो छूटा है 10 से 15 दिन दे के देखिए, लंबा समय। मत सोइए, तो ये मत कुछ दिन, फिर सो लीजिएगा। जब पूरा हो जाएगा तो अपने दिल में सुकून मिलेगा कि चलो कुछ किए ना। फिर लंबे नींद नहीं मार लेना कि एकदम जो है ना रात भर पढ़ना तो सुबह में सोना तो एक शाम में 6 बजे उठना। ऐसा भी नहीं करना। कोई लोग ऐसे भी होते हैं कि सुबह सोए तो क्या उठ रहे हैं कि वैसा ही टाइम है जैसे सुबह में था। सही में सर आप उर्दू का किंग है, ये तो मानना पड़ेगा। सर मेरा तो क्लियर है, बैक लोग आपसे पूछ के किए थे। तो आपके पास उपाय है कि लाइट बंद करते हैं तो बोलने लगते हैं, बहुत सारे उपाय है। ये तो एक बहाना है। हम ये क्या आपको लगता है कि अपने जिंदगी में सभी लोगों के पास तकलीफ नहीं होगा? आप एक ना अपना एक लाइट खरीद लीजिए, है ना। और लाइट नहीं तो हम आपको बता देते हैं कैसे हम पढ़े हैं। हम मेरा जो टैब था पढ़ने वाला, हम उसके फोकस से पहले लेक्चर को देखते थे, है ना। लेक्चर से देखने के बाद उसी के लाइट से ऐसे जलाकर कॉपी पे लिख लेते थे। ये सब तरकीब अपना देते हैं। ये बहाना मत बनाइए कि सब लोग लाइट बंद कर सो जाते हैं तो हम लाइट जलाएंगे तो सब लोग कहेंगे कि देखो
ये कितना पढ़ने आ रहा है, ये सब बातें बाबू उससे बताइएगा जो ये सब नहीं किए होंगे। आप जो है ना, मोबाइल है आपके पास, लेक्चर कर लिए, एक दूसरा लाइट रखिए, उससे आपका ही फोकस जाएगा, है ना, वहां से आप आसानी के साथ अपने ही डिस्टर्ब किसी को नहीं कीजिएगा, आसानी के साथ पढ़ लीजिएगा। तो ये बहाना नहीं चलेगा कि हमें ये बहाना है, ठीक ना, बहाना किसी तरह का नहीं चलना चाहिए। सर आप तो बहुत, आपका दिमाग तेज है, मजाक नहीं। अच्छा चलिए तो बाबू मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, है ना। आपको इतना समझ आए, मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे, है ना। आप उस्ताद जी नहीं समझे ना, अरे हम सब समझते हैं बाबू, तुमसे ज्यादा मेरा दिमाग तेज है, तुम एक कदम पीछे हो हमसे, हम बहुत कुछ सोच लेते हैं, है ना। इसीलिए उस्ताद जी को बात मानो और सीधे, अब मान लो लेक्चर पढ़ाई करोगे, अपना हेडफोन लगा लो, है ना। दिक्कत है किसी को तो देखो कि सब लोग सब सो गया, फिर तुम उठो, तुम अब चली जाओ साइड में, फिर पढ़ो। अगर पढ़ने ही के लिए तुम्हें कोई बोल रहा तब तो बतिए अलग है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। समझने वाले लोगों के लिए इशारा काफी है, ना समझने वालों के लिए पूरा दलील भी दे दोगे ना तो नहीं समझेगी या नहीं समझेगा। मिलते हैं बाबू किसी नेक्स्ट क्लास में, आपके लिए इतना ही बाबू, जो है ना मिलते हैं बाबू अगली क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना मेरे आजीज स्टूडेंट, सब मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को बाबू अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।